आगे बढ़े अब आपको बताएं, रहीम यार खान में HIV सर्वेलेंस कमेटी का इजलास प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी ने सदारत की। DHO डॉक्टर लियाकत चौहान भी इजलास में शरीक हुए। मज़ीद तफसील जानते हैं आसिम सिद्दीक से। HIV सर्विलेंस कमेटी का इजलास प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी की सरबराही में हुआ। सर, HIV बड़े रडार पर है क्योंकि शेख ज़ैद हॉस्पिटल इस हवाले से नाम पे भी आ चुका है। तो क्या सर्विलेंस कमेटी में क्या फ़ैसले किए गए, किस तरह से सर्विलेंस बेहतर की जाएगी, अगर कोई पेशेंट सामने आते हैं तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HIV सर्विलेंस कमेटी जो है ये इस्टेब्लिश हुई है और इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो भी पेशेंट डायग्नोज होता है HIV का, तो उसको फॉलो करना, उसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस आउट करना, और जो पंजाब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, स्पेशलाइज की गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करना होता है। और इसमें पूरी हमारी जो टीम है, HIV क्लिनिक जो है उस पर जो इंचार्ज है, और उसके अलावा HIV सर्विलेंस कमेटी है, MS ऑफिस है और प्रिंसिपल ऑफिस और बाकी लोग, वो सारे उसको कलेक्टिवली फॉलो करते हैं ताकि पेशेंट जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाए और उसका जो स्प्रेड है, जो उसकी प्रिवेंशन के जो स्टेप्स हैं वो सारे फॉलो हो जाएं। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ भी डायग्नोज होते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक उनको उनका ट्रीटमेंट भी किया जाए और प्रिवेंटिव स्टेप्स भी लिए जाएँ। इस इजलास में क्या फ़ैसले किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर लूज पोल देखे गए थे, वहाँ पर बेहतरी की जाएगी या मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको बेहतर किया जाए? सर, इसमें जो कोऑर्डिनेशन है इंटर डिपार्टमेंटल, उसको हम बेहतर कर रहे हैं कि किसी भी फ़र्ज़ किया पेशेंट मेडिकल वार्ड में डायग्नोज होता है, वो इमीडिएटली लेबॉर्ट्री से कंफर्मेशन के बाद MS ऑफिस रिपोर्ट होता है और साथ ही HIV क्लिनिक रिपोर्ट होता है। HIV क्लिनिक से जो टीम है वो जाके उसको फॉलो करती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके साथ जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनको फॉलोअप के हवाले से हमने इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उस CO की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनको बुलाया हुआ है, और उनको जो पेशेंट्स हैं जो चले जाते हैं उनका फॉलोअप या कोई लॉस्ट फॉलोअप होते हैं उनको इस रेडार में लाने के लिए कि उनकी सर्विलेंस और उनकी प्रिवेंशन, ये भी हम काम कर रहे हैं। तो सर्विलेंस और प्रिवेंशन के हवाले से या इस इजलास में फ़ैसला किया गया जाके तो कोई भी पेशेंट ऐसा जिसका HIV तस्दीक हो तो उसकी बाकायदा तौर पर सर्विलेंस की जा सके, तमाम डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे के साथ लाइजोन हो ताकि उसका बेहतर तौर पर इलाज भी हो सके और इसके स्प्रेड को रोका जा सके। शुक्रिया आसिम सिद्दीक आगाह करने के लिए। मुल्तान आदराबाद रेलवे क्रॉसिंग आवाम के लिए खोलना ना जा सका। रेलवे फाटक ना खुलने के बायस रेलवे पटरी क्रॉस करना मुश्किल हो गया। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से तजावुज़ात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। रेलवे क्रॉसिंग ना खुलने के बायस आवाम को 1.5 से 2 किलोमीटर का इजाफी सफ़र तय करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसील जानेंगे, सलमान ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, इस वक्त बात करेंगे हम आवाम की मुश्किलात की, तो मुल्तान के अंदर जो है वो आवाम की मुश्किलात जो है वो हल नहीं हो सकी हैं। बात करते चले हम नादराबाद फाटक के हवाले से, तो नादराबाद रेलवे क्रॉसिंग जो है वो आवाम के लिए ताहाल खोला ना जा सका है, और इस वक्त तकरीबन कोई 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है कि ये फाटक जो है जो मेरे अकब में है ये बंद किया गया था, मगर अभी तक जो है वो रेलवे हुकाम की जानिब से इसे खोला नहीं गया। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये फाटक जो है वो इस वजह से बंद किया गया था कि आवाम के लिए जो है वो फ्लाईओवर बनाया गया था, मगर वो फ्लाईओवर जो है वो सिंगल फ्लाईओवर है, और सिंगल फ्लाईओवर जो है वो सिर्फ सिंगल वे फ्लाईओवर जो है वो एक तरफा ट्रैफिक के लिए बनाया गया था, मगर दो तरफा ट्रैफिक को चलने के लिए जो है ये वन वे फाटक को जो है वो किया गया था, मगर फाटक जो है वो अभी तक खोला नहीं गया है, बल्कि फाटक के ऊपर जो है वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं और मट्टी के टीले जो हैं वो बना दिए गए हैं, और साथ साथ लोग जो हैं वो फाटक को अपनी मदद आपके तहत जो है वो क्रॉस करते हैं। जिस तरीके से इस वक्त ये एक साइकिल वाला जो है ये अपनी मदद आपके तहत जो है फाटक को जो है वो क्रॉस कर रहा है। और इसी के साथ साथ मैं अगर आपको ये भी बताता चलूँ कि लोगों ने यहाँ पर जो है वो तजावुज़ात माफिया जो है वो भी बेलगाम हो चुका है कि फाटक बंद होने के बायस जो है जाहिर सी बात है कि जगह बंद हो चुकी है, सील हो चुकी है, और लोगों ने यहाँ पर जो है अपना सामान लाकर यहाँ पर खड़ा करना शुरू कर दिया, जिसके बायस इंतज़ामिया जो है वो खुद तजावुज़ात को फ़रोग़ देते हुए नज़र आ रही है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये जब फाटक जो बंद हुआ हुआ? भाई यार 3.5 साल से हम बड़े जलील ख्वार हो रहे हैं। जब का ये फाटक बनने लगा है, पहले उन्होंने फ्लाई ओवर बनाया, आधे पैसे खा गए, बंदर बांट की, कुछ पैसे इंजीनियर खा गए, कुछ गवर्नमेंट खा गई, कुछ और लोग खा गए, कुछ ठेकेदार खा गए। एक
रेलवे बकायदा पुल ही ख़त्म हो गया, यानी कि फ्लाईओवर खा गए। उसके बाद ऐसा 3 साल से सड़कें टूट फूट की शिकार हैं, सड़कें नहीं बना रहे, पैसे ले लिए, फंड ले लिए, सब कुछ ले, लेकिन सड़कें नहीं बना रहे। अब आ गया मसला रेलवे का, रेलवे फाटक उन्होंने बंद कर दिया। 70 साल से अयूब खान के दौर का बना हुआ, अयूब खान के दौर का बना हुआ वो फाटक उन्होंने बंद कर दिया। जब कहना हमने शोर वगैरह किया तो हमारे कहने पे हमें क्योंकि तसलीम देंगी कि हम ये बना रहे, मुरम्मत कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे, हम इसको बंद नहीं कर रहे। आखिरकार पुलिस आ गई। जी, इस वक्त फाटक जो है वो बंद कर दिया गया है और इन लोगों की दरीना ख्वाहिश ये है कि इस फाटक को जो है वो खोला जाए, क्योंकि अयूब खान के दौर में ये फाटक जो है वो बनाया गया था आवाम के लिए, और मगर ताहाल जो है हम देख रहे हैं कि ये फाटक जो है अभी तक नहीं खुल सका है। जी, फाटक नहीं खुल सका, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सलमान ज़मीन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तान आदिलाबाद रेलवे क्रॉसिंग आवाम के लिए खोला ना जा सका। रेलवे फाटक ना खुलने के बाद रेलवे पटरी क्रॉस करना मुश्किल हो गया है। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से तजावुज़ात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। फाटक ना खुलने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, शहरियों का ऐसा कहना है। सिंगल रोड फ्लाईओवर पर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। फाटक ना खुलने के बायस कारोबार ठप होकर रह गया है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से रमज़ान बाज़ार में रिलीफ की फराहमी और चीनी की दस्तयाबी का मुतालबा कर दिया। टिकट होल्डर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक रिजवान हांस कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी मसाइल को तरजीह दी है। मौजूदा हुकूमत भी आवाम को रिलीफ दे। मज़ीद जानते हैं सैयद सोहेब बुखारी से। बिल्कुल, माह रमज़ान की बात करें तो फिर जो रमज़ान बाज़ार जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से बनाए गए हैं, हुकूमत की जानिब से जो है वो बनाए गए हैं। वहाँ पर लोगों को जो है वो अभी तक अशरफ खुरनोश जो है वो रिलीफ में नहीं मिले, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। चीनी भी जो है वो वहाँ पर दस्तियाब जो है वो नहीं है। और इस सारे सूरत पर मज़ीद भी बात करेंगे। टिकट होल्डर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक रिजवान हान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, किस तरीके से देखेंगे, पंजाब हुकूमत ने रिलीफ की बात की थी लेकिन ताहाल रिलीफ जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा, ऐसा लोग जो हैं वो कह रहे हैं। चीनी भी आप नहीं है, किस तरीके से देखते हैं? जो हम रिलीफ चाहते थे इस माह मुकद्दस में, वो रिलीफ हमें नहीं मिल रहा। रमज़ान बाज़ार के अलावा आम बाज़ारों में भी तो वैसे रेट ज़्यादा होते हैं, तो इनको भी मेंटेन करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। हम जो पावर शेयरिंग फार्मूला था उसके तहत हम यही चाह रहे थे कि पंजाब में भी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, अभी तक उस पर कोई वो ज़्यादा लाहे अमल नहीं बन सका, तो मैं हुकूमत वक्त से इस वक्त मरीम नवाज़ साहबा से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। IT पार्क इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था कि मुल्तान में हम IT पार्क देंगे, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो यहाँ बिजनेसेस आएंगे, फ्री लांसर्स हैं, रोज़गार के मौके मिलेंगे, अपनी वेबसाइट्स डेवलप होंगी। हमको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गिलानी साहब पे जो नाजायज़ मुकदमात बनाए गए थे, झूठे टिडअप स्कैंडल एक क्रिएट किया गया था, उसमें कराची की एंटी करप्शन अदालत ने उनको बरी कर दिया है। तो पीपल पार्टी पे हमेशा ही इस तरह के गलत मुकदमात बनते रहे हैं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं। हमारे साथ टिकट होल्डर रहनुमा मलिक रिजवान हान साहब जो हैं वो मौजूद थे। उनके जानिब से जो है वो ऐसा कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त पंजाब में जो है वो मुश्किलात का सामना, और इस तरह जो है वो आला क़यादत भी इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो दे चुकी है। जहाँ तक रमज़ान बाज़ारों की बात है, वहाँ की सूरत हाल की बात है, ताहाल आवाम जो है वो रिलीफ का मुतालबा करे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से बराह रास्त रिलीफ मुतालबा कर रही है। जी, शुक्रिया सोहेब बुखारी आगाह करने के लिए। मियाँवाली में हल्दी और सुर्ख मिर्च के नरखों में दुगना इजाफा। माह रमज़ान से कबल हल्दी 6 रुपये किलो मिल रही थी। माह सयाम में हल्दी की कीमत 800 रुपये किलो हो गई है। सुर्ख मिर्च 400 से 600 रुपये किलो हो गई। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मिजाज से। बिल्कुल, माह रमज़ान में क्योंकि चटपटी चीज़ें, पकोड़े, समोसे और दीगर चीज़ों की मांग में इजाफा हो जाता है, तो वहीं पर जो है मिसाला जात जो हैं उनकी कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि माह रमज़ान में लोगों को सस्ती अशियाए नोश की चीज़ें मौजूद होंगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जिस तरह आवाम के अंदर निकले हैं, यहाँ बड़ी अफरा तफरी और बड़ी जो बदमज़गी मची हुई है। जी, रमज़ान शरीफ से पहले आप किसी भी चीज़ के रेट उठा के देख लेंगे, अभी आपको 200-300 रुपये फ़र्क नज़र आएगा। रेड मिर्च जो है पहले 400 रुपये केजी थी, अभी 500 से 550 रुपये सेल हो रही है।
हल्दी जो है पहले 600 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली, वो इस टाइम 800 से अबव हो रही है। तो इधर जो रेट लिस्ट है, हुकूमत की अपनी रेट लिस्ट है, रेडी बानों की अपनी रेट लिस्ट है, दुकानदारों की अपनी रेट लिस्ट है। तो हुकूमत से इल्तिजा है कि जो मसनूई महंगाई है इस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि जो मरीम नवाज़ के रिलीफ पैकेज है वो आवाम तक डायरेक्ट पहुँचे। अब देखना ये है कि बड़े लेवल पर ऑपरेशन की ज़रूरत है, इन चीज़ों को सस्ता करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए अब क्या इक़दाम करती है? जी शुक्रिया अख्तर मिजाज आगाह करने के लिए। ज़िला कचहरी मुल्तान में सालिन के लिए सहूलियात ना पाए, दूर दराज से आने वाले सालिन गर्मी से परेशान, ना सायेदार जगह ना ही ठंडे पानी के लिए कोई वाटर कूलर लगाए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। आज बिल्कुल बात करेंगे। इस वक्त हम ज़िला कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ पे जैसे कि मुल्तान की गर्मी है और इस सख्त गर्मी में सायादार जगह ना होने से काफ़ी जो परेशानी है साइलिन को ख़ास तौर पे ये परेशानी है। वकला के तो अपने चैम्बर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस आते हैं, जो कचहरी में मुख्तलिफ अपने काम के लिए आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 20,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो आते हैं, जिसमें बच्चे ख़वातीन भी होती हैं। कितनी मुश्किलात हैं शहरियों से हम जानेंगे। आप आए हैं यहाँ, कितना सायादार जगह ना होने से कितनी मुश्किलात? जैसे पूरे पाकिस्तान में या ख़ास तौर मुल्तान में साया ख़त्म होता जा रहा है, इस तरह कचहरी में भी तमाम ये सायादार दरख्त आप देख लेंगे इन्होंने काट दिए गए हैं। ठीक है जी, ग्रासी ग्राउंड ख़त्म कर दी गई हैं, कंक्रीट के अंबार खड़े कर दिए गए हैं और सिर्फ अब आपको हर तरफ छतें नज़र आएंगी, दीवारें नज़र आएंगी। अब जो लोग साहिल आते हैं, बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, उनके लिए साए में बैठने की कोई जगह नहीं है। इंतज़ामिया से मुतालबा है कि यहाँ फौरी तौर पर शेड लगाए जाएँ ताकि लोग साए में बैठ सकें, वहाँ बेंच लगाए जाएँ और इसके अलावा ये यहाँ दरख्त लगाए जाएँ ताकि लोगों को सही मुयसर आए। वकला हज़रात भी मौजूद हैं। पहले भी हमने इस चीज़ की निशानदेही की है। आप इंतज़ामी ऑफिस सबसे बड़ा जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का DC ऑफिस मौजूद है सामने, DC ऑफिस के सामने भी बैठने के लिए शेड आवाम के लिए नहीं है और दीगर इंतज़ामी रेवेन्यू ऑफिस मौजूद हैं जहाँ पे वहाँ उनके बैठने की जगह नहीं है। बल्कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अगर आप देखें, यहाँ पे इतनी ख़वातीन सालीन आती हैं, दीगर बुज़ुर्ग अफराद आते हैं, तो उन बच्चे भी आते हैं, तो उनके लिए भी ख़ास तौर पे बैठने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, PHA का काम है कि वो दरख्त लगाए, कचहरी में भी कोई सायादार दरख्त लगाए जाएँ और शेड बनाए जाएँ और दीगर जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए बैठने के कोई ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए। ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए। वकला, ना सिर्फ वकला, साइलिन, यहाँ पे आने वाले तमाम लोग एक ही मुतालबा करते नज़र आते हैं। मेरा कैमरा मैन आमिर शाह यहाँ दिखाए तो ये देखें कि जो आए हुए लोग हैं वो छोटी सी शेड जगह ढूंढ रहे हैं, सायादार जगह ढूंढ रहे हैं। ये छोटे छोटे जो दरख्त हैं 2-4, उसके नीचे थोड़े से साए में आवाम अपने बच्चों को लेके बैठी है। जो आवाम आती है, जो धूप में बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, उनके ना बैठने की जगह है, ना प्रॉपर वाशरूम है, मसाइल हैं। और यहाँ ज़िला इंतज़ामिया का सबसे बड़ा जो दफ्तर है वो मौजूद है और मुतालबा किया जा रहा है कि सायादार जगह जो है वो फराम की जाए। जी शुक्रिया महर इमरान आगाह करने के लिए। तालीमी साल 2025 के लिए मुल्तान बोर्ड से इलाक़ करवाने वाले इदारों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। मैट्रिक लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। मज़ीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से ऐसे तालीमी इदारे जो कि अपने स्कूलों का इल्हाक मुल्तान बोर्ड से करवाना चाहते हैं, उनके हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम तर फीसिस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे इदारे जिन्होंने 9, 10th और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट लेवल पर अभी तक तालीमी साल 2025 के तहत अपने स्कूलों का इल्हाक नहीं करवाया है, वो मुल्तान बोर्ड के तहत इल्हाक के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। अगर बात की जाए सिंगल फ़ीस की तो वो 51,200 रुपये सिंगल फ़ीस है। 31 मार्च तक इदारे जमा करवा सकते हैं अगर वो इल्हाक करवाना चाहते हैं अपने स्कूलों का। इसके साथ साथ 1.5 गुना फ़ीस जो है वो 76,000 रुपये है और उसके साथ साथ वो 1 अप्रैल तक जमा करवाना होगी। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट लेवल की बात की जाए तो उसकी 2 गुना फ़ीस 1 लाख से ज़ायद है और 3 गुना फ़ीस जो है वो 15 लाख से ज़ायद है। इसी तरह से अगस्त के आखिर तक तालीमी इदारों को सिंगल 2 गुना और 3 गुना फ़ीस का टाइम दिया गया है कि वो अपने इदारों का इल्हाक करवा सकते हैं। उसके बाद वो किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन देने के अहल नहीं हो सकेंगे। जी शुक्रिया सुहेरा तारिक आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।